नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहाँ हम आपको केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की पूरी पड़ताल करते हैं, हर तह तक जाते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। हरियाणा विधानसभा में अब चुनावी शोर और तेज हो रहा है। इसी बीच लिस्टें एक के बाद एक आ रही है। कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। पहले 31 उम्मीदवार, फिर एक और उम्मीदवार, कुल मिलाकर 32 उम्मीदवार अब चुनावी रण में है। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर चुनावी रण में। विनेश फोगाट को मिला के जुलाना से टिकट। और आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 31 टिकटों का ऐलान, देर रात एक और लिस्ट आई। एक कैंडिडेट का नाम इसमें घोषित किया गया। पानीपत की सराना सीट से उम्मीदवार उतारा गया। मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी 28 सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दिया गया कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में जाट एससी चेहरे सबसे ज्यादा, 9 जाट हैं, 9 एससी चेहरे हैं। पहली लिस्ट में 5 महिलाएं हैं, 3 मुस्लिम चेहरे हैं जिन्हें स्थान दिया गया है। तो गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा, बेरी से रघुवीर कादियान, रोहतक से बीबी बत्रा, झज्जर से गीता भुक्कल को चुनावी रण में उतारा गया है। कांग्रेस की टिकट आपको बता दें होडल से उदय भान को मिली है, नूह से आफ्ताब अहमद को मिली है, शाहबाद से रामकरण को मिली है, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर को चुनावी रण में उतारा गया है। इसके अलावा भी हम बात कर लें तो बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, कालका से प्रदीप चौधरी, रादौर से बिशन लाल सैनी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी को चुनावी रण में उतारा गया है। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा, लाडवा से मेवा सिंह, असम से शमशेर सिंह गोगी, समालका से धर्मपाल छोकर, खरखोदा से जयवीर सिंह, डबवाली से अमित सिहाग, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक को चुनावी रण में उतारा गया है। तमाम ये नाम आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से देखिए सूची सामने आ चुकी है। सूची में किस रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ी है। तमाम सिटिंग एमएलए को टिकट दे दिया गया है, तो वहीं दूसरे दलों से आए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी मंथन बाकी है। सुरेंद्र पवार अभी जेल में बंद है देखिए। और पहली लिस्ट की हम बात करें तो 3 मुस्लिम चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेहद खास है इस बार की लिस्ट। और काफी मंथन के बाद आखिर उम्मीदवार बनाए गए हैं। 6 खास बातें हैं। 32 उम्मीदवारों की लिस्ट है। 6 खास बातें हैं। कांग्रेस ने ईडी के केस में फंसे 3 विधायकों को टिकट दी है। सोनीपत से सुरेंद्र पवार हैं, समालखा से धर्म सिंह छोकर हैं, महेंद्रगढ़ से हैं रावदान सिंह। सुरेंद्र पवार अभी जेल में बंद है। पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट मिला है। मामन खान, मोहम्मद इलियास, आफ्ताब अहमद। 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके सिर्फ एक नेता उदय भान को टिकट मिला है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है उदय भान। 2019 में भाजपा के जगदीश नैयर के हाथों हार इन्हें झेलनी पड़ी थी। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में जगदीश नैयर को टिकट देने का ऐलान नहीं किया और उनकी टिकट होल्ड पर रखी गई थी। सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के 4 समर्थकों को टिकट मिला है। असम से शमशेर सिंह गोगी, कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सढौरा से रेणुमाला शामिल हैं। ये चारों मौजूदा विधायक हैं। 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। नारायणगढ़ से शैली चौधरी हैं, साढ़ौरा से रेणुमाला के, जुलाना से विनेश फोगाट है, कलानौर से शकुंतला खट्टक है, झज्जर से गीता भुक्कल इसमें शामिल है। इस लिस्ट में विनेश फोगाट को नया चेहरा है। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और शाहबाद सीट से रामकरण काला के रूप में दल बदलुओं को भी टिकट दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, काफी माथापच्ची रही, बैठकों का दौर रहा, फिर लिस्ट आई है और सिटिंग एमएलए को टिकट दी गई है। क्या कहा जाए कि ये जो टिकट है इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी, ज्यादा माथापच्ची वाली टिकटें अभी बाकी हैं? देखिए, बिल्कुल आरती, अगर हम बात करें माथा पच्ची को लेकर के, तो एक लंबी माथा पच्ची के बाद इस तरीके की टिकटें आएंगी, इसको लेकर के बहुत कम उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि अगर हम लिस्ट को देखते हैं तो 32 की ये लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। यानी कि पहले 31 नाम थे, उसके बाद एक और नाम को लेकर के इंडिविजुअल जो सूची है वो देखने के लिए मिली। कुल 32 नाम जो है वो इस लिस्ट के अंदर कहे जा सकते हैं कि कल की तारीख में कांग्रेस की तरफ से सामने रखे गए हैं, जिसमें 28 सिटिंग विधायकों को टिकट देने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इससे पहले साल 2019 में 31 कांग्रेस के विधायक जीत करके आए थे, लेकिन वो संख्या कम हो गई थी कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने की वजह से, किरण चौधरी के भाजपा में जाने की वजह से और वरुण मुलाना के सांसद बन जाने की वजह से ये 3 सीटें कम हो गई थी।
ऐसी स्थिति में 28 विधायक कांग्रेस के पास थे। उन सभी 28 विधायकों को एक बार दोबारा चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। जहां तक माथापच्ची की बात की जाए तो इसके अलावा चार में से 3 ही ऐसे नए नाम हैं जिसको लेकर के ये कह सकते हैं कि इतना लंबा वक्त लगा कांग्रेस को अपनी सूची जारी करने में कि नॉमिनेशन की जो तारीख है उसके आने के बाद भी जो है उनकी पहली सूची जो है वो देखने के लिए मिली। और सिटिंग विधायकों को भी चुनाव लड़वाना है या नहीं लड़वाना है, इसमें इतना वक्त कांग्रेस को लगते हुए नजर आया। कांग्रेस में हमने देखा है कि कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक दिल्ली में किस प्रकार से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात के अंदेशे के साथ के टिकट वितरण को लेकर के कोई जो है बदलाव तो नहीं हो सकता होगा उनके चहेते उम्मीदवार को लेकर, तो उसका एक विरोधी सुर जो है वो धीमे धीमे दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। भाजपा में भी हमने देखा कि 67 लोगों की लिस्ट आने के बाद, प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद किस प्रकार से विरोधी सुर जो है वो देखने के लिए मिले थे। लेकिन अब भाजपा में जैसे ही ये सिलसिला थमते हुए नजर आएगा, कांग्रेस की लिस्ट के बाद एक अलग तरीके का उफान देखने के लिए मिल सकता है। इस बात की उम्मीद जो है दिल्ली में दिख रही तस्वीरों के मुताबिक लगाई जा सकती है। 4 नए नामों में अगर हम बात करें 28 विधायकों के अलावा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का नाम जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। होडल से वो चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने जो यही उम्मीद की जा रही है कि हरेंद्र राम रतन का जो नाम है वो सामने लिया जा रहा है। अब ये देखना है कि किस प्रकार से भाजपा उस पर मंथन करती है और उनका नाम जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा 3 नए नाम, विनेश फोगाट, हम खबरें अभी तक के माध्यम से अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारने की कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और जुलाना सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। जुलाना में क्योंकि उनकी ससुराल है और ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि जो ससुराल पक्ष है वो पूरे तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव है और विनेश का जिस तरीके से मेडल ना ला पाने पर भी जिस तरीके का नाम हुआ, जनभावनाएं हुई, उन बात को कांग्रेस ने पूरे तौर पर ध्यान में रखा। हमने देखा कि दीपेंद्र हुड्डा खुद उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए पहुंचे थे जब पेरिस ओलंपिक से वापस भारत लौटी थी। इसी प्रकार से रामकरण काला जो पहले ही अपनी आस्था कांग्रेस के अंदर जता चुके थे, उन्हें शाहबाद से उम्मीदवार बनाने का काम जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इससे पहले जननायक जनता पार्टी के वो विधायक थे और रामकरण काला को शाहबाद सीट से उतारा गया है। नीलोखेड़ी से इसी तरीके से अगर हम बात करें, धर्मपाल गोंडर जो कि निर्दलीय विधायक थे और निर्दलीय विधायक के तौर पर ही सरकार का साथ छोड़ करके हाल ही में जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आए थे और उनकी तरफ से भी जो है इस आस्था को जताने के चलते कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदवार बनाने का काम किया है। दल बदलुओं के लिए एक अलग प्रकार की चुनौती जो है वो रहने वाली है और ये 3 वो नए नाम थे जिन नामों को लेकर के आप माथापच्ची कहें या फिर इतना अधिक वक्त कहें, वो तमाम चीजें लगते हुए नजर आई है। लेकिन वाकई में कांग्रेस के अंदर जो डिले देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 28 सिटिंग विधायकों के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं होगा कांग्रेस के लिए टिकट जारी कर पाना। हालांकि एक मसला यह भी था कि कुछ उम्मीदवारों पर ईडी या फिर अन्य प्रकार के जो केस हैं जो विधायकों के ऊपर चल रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया सुरेंद्र पवार को लेकर के या फिर धर्म सिंह शोकर को लेकर के, महेंद्रगढ़ से अगर हम बात करें इसी प्रकार से राव दान सिंह है, इस तरीके के जो मामले जिनके खिलाफ चल रहे हैं उन मामलों को लेकर के यहाँ पर जरूर एक विषय जो है वो देखने के लिए मिल सकता था। लेकिन कांग्रेस ने इन तमाम बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विपक्ष का लगातार ये कहना होता है कि इस प्रकार की एजेंसीज का इस्तेमाल जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से दुरुपयोग करते हुए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें बरकरार रखा गया है, क्योंकि कुछ बातें इनके परिजन के चुनाव लड़ने को लेकर के सामने आ रही थी। लेकिन कांग्रेस की इस लिस्ट में एक स्पष्ट हो चुका है कि इन तमाम चीजों को जो है वो पॉलिटिकली देख रहे हैं और इसका असर जो है वो विपक्ष पर बिल्कुल भी फिलहाल पड़ते हुए नजर नहीं आया। ये सूची इस बात को दर्शाते हुए नजर आ रही है। जहां तक बात की जाए 32 उम्मीदवारों के जातीय समीकरण को लेकर के, इसमें 9 जाट समुदाय से हैं, 9 एससी हैं, 9 ओबीसी हैं, 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 सिख, 1 पंजाबी जो उम्मीदवार है वो इन 32 की लिस्ट में उतारा गया है। हालांकि ये संख्या अभी, क्योंकि सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, करीब 68 के आसपास जो उम्मीदवार है वो अभी और उतारे जाने हैं, तो ये समीकरण जो है वो आगे बदलते हुए नजर आएंगे और इन समीकरणों के हिसाब से भी एक सोशल इंजीनियरिंग देखनी होगी कि कांग्रेस किस हद तक उसे कर पाई है। इसी प्रकार से भाजपा की तरफ से भी पूरी कोशिश यही की गई थी कि जो जातीय समीकरण है वो टिकटों के अंदर पूरे तौर पर देखने के लिए मिले और कई सीटों पर आमने सामने, क्योंकि मेवा सिंह की अगर हम बात करें लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। सिटिंग विधायक थे तो कांग्रेस ने यहाँ तो सामने मुख्यमंत्री का चुनाव है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी चेहरे के अंदर बदलाव नहीं किया है।
यानी मेवा सिंह और जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो लाडवा से आमने सामने नजर आने वाले हैं, जो अपने आप में एक दिलचस्प मुकाबले के तौर पर देखा जाएगा। और इसके अलावा भी जो हॉट सीट होंगी वहां किस प्रकार का मुकाबला रहेगा, इस पर भी पूरे तौर पर नजर जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि ये देखना है कि इन तमाम हॉट सीट्स पर कौन कौन से उम्मीदवार उतारे गए हैं, और जैसे ही उनके नाम सामने आएंगे तो उसके बाद वो कितने उम्मीदवार जो है वो कितने हैवी वेट उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, लोगों का जो समर्थन है वो उनके पास किस प्रकार से है, इन तमाम चीजों को जो समीकरण है, जैसे ही सूची पूरी आ जाएगी उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है। अब लोगों का ये भी सवाल होगा कि आखिर सूची कब तक आएंगी। देखिए, वेट एंड वॉच को लेकर के स्थिति रीजनल पार्टी तो इस इंतजार में बैठी है कि पूरे तौर पर जब आपसी फुटबॉल हो जाएगा भाजपा और कांग्रेस की सूची आने के बाद, तो बहुत से ऐसे मजबूत उम्मीदवार भी होंगे जो टिकट से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका इंतजार खासतौर से जजपा इनेलो की जो गठबंधन हो रखे हैं, जजपा का एएसपी के साथ, इनेलो का बसपा के साथ, वहां इस प्रकार का वेट एंड वॉच लाजमी है, समझ भी आ रहा है। लेकिन कांग्रेस अब इस इंतजार में है, क्योंकि भाजपा की तरफ से एक बड़ी सूची जारी कर दी गई है। जो भी उनकी जो नेगेटिविटी है अगले कुछ दिन में पूरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जो अभी फिलहाल कुछ समय तक पीक पर देखी गई थी, अब वो उसका डाउनफॉल पूरे तरीके से हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये स्थिति, चुनाव नजदीक आ रहा है, जितनी सीट डिले की जाएगी उसके लिए ये बढ़ते हुए नजर आएगी, और वहां भी इस प्रकार की तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि 2500 से अधिक तो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 20,000 रुपए की जो फीस है वो भरते हुए आवेदन किया है। यानी वो कितने सीरियस कैंडिडेट है इस बात से स्पष्ट नजर आता है। और ऐसी स्थिति में लाजमी है कि कुछ लोगों की नाराजगी कांग्रेस में भी देखने के लिए मिले, और अभी इसकी बानगी दिल्ली के अंदर एआईसीसी दफ्तर में भी कई जगह जो है वो कई मर्तबा जो है वो देखी जा रही है। सूची पूरे तौर पर अभी तक आई भी नहीं है, उसके बावजूद भी, क्योंकि अच्छा देखिए, एक बात और ये भी है जितेंद्र, जो दूसरे लोग तैयारी इन सीटों पर कर रहे होंगे, बिल्कुल पूरी उम्मीद होगी कि पहले। अच्छा, एक बात ये भी है जितेंद्र कि देखिए, बीजेपी की पहली सूची आई, उसमें बहुत ज्यादा नाम थे, और उस लिहाज से अगर हम कांग्रेस सूची देखें तो ज्यादातर सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है। उस तरह का विरोध कांग्रेस में नजर नहीं आया, उस तरह की नाराजगी नजर नहीं आई अमूमन जिस तरह से टिकटों के आवंटन की पहली सूची के बाद आती है। इसलिए बड़ी ही सीधी और बड़ी ही सधी हुई ये लिस्ट हम कह सकते हैं। देखिए, अभी कांग्रेस ने इस बात को भांप लिया कि लिस्ट जैसे ही जारी अगर की जाएगी, बड़ी लिस्ट, यानी विधायक, मौजूदा विधायकों के अलावा, क्योंकि भाजपा ने जहां सिटिंग विधायकों का भी टिकट काटा है, सिटिंग मंत्रियों का भी टिकट काटा है, कांग्रेस ने इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा नहीं की है। यहाँ तक कि इस बात को लेकर के भी जो चर्चाएं थी कि अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई मामला चल रहा है तो उनके परिजन या उनकी कोई पुत्र वधू को उतारने को लेकर के, उनकी पत्नी को उतारने को लेकर के कोई फैसला हो, इन तमाम बातों को दरकिनार कांग्रेस की तरफ से किया गया है। ऐसी स्थिति में अभी की जो लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर क्योंकि 4 ही नए नाम है एक जगह, जिनमें से प्रदेश अध्यक्ष है, 2 जो है दल बदलू विधायक है, जिसमें शाहबाद से रामकरण काला है जो जजपा में थे, निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर है, विनेश फोगाट अपने आप में ऐसा नाम है जिसका विरोध जो कांग्रेस के खुद जो कार्यकर्ता है वो शायद इतना ज्यादा अभी फिलहाल खुल करके करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी कांग्रेस ने एक स्मार्ट मूव के तौर पर इसे कह सकते हैं कि अभी इस प्रकार की नाराजगी मोल लेना कांग्रेस को बेहतर नहीं लगा है, और जो अभी तक स्ट्रैटेजी समझ आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ये चाहेगी कि नामांकन नजदीक आते आते जो सूची है वो जारी की जाए, और उसमें हो सकता है, हालांकि अलग अलग स्ट्रैटेजी बन रही है कांग्रेस की, हर दिन जो बैठक है वो दिल्ली के अंदर चल रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि 9-10 तारीख या 11 तारीख तक भी कांग्रेस जो है वो फाइनल सूची लाने में वक्त ले सकती है। इस बात की भी स्थिति देखने के लिए मिल जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ये मान रही है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो कांग्रेस की टिकट चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल 90 ही लोगों को टिकट मिलना है, जिनमें से 32 लोगों को वो टिकट दे चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ लोग हैं जो उम्मीद करे बैठे होंगे, उनकी मायूसी, उनकी नाराजगी जो है वो सामने आ सकती है। इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है। तो वो नाराजगी 12 तारीख के बाद, क्योंकि नामांकन का अंतिम दिन है, उसके बाद उस बड़े स्तर पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी जो नामांकन की तारीख तक अगर हम बात करते हैं आरती, तो नामांकन की तारीख तक उम्मीदवारों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई पंचायत, महापंचायत या दिल्ली में एकत्रित हो जाएंगे तो हो सकता है कि आलाकमान उनकी सीट को लेकर के कोई पुनर्विचार कर ले। लेकिन कांग्रेस इस प्रकार का मौका बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को शायद ना दे। इस प्रकार की स्थिति भी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि बैठकों में हर रोज जो नए नए निर्णय हैं, नई नई बातें हैं, वो तय की जा रही हैं। अब ये देखना है
क्या वाकई कांग्रेस इस स्ट्रैटेजी पे है, या फिर इससे पहले जो है लिस्ट जारी करके उम्मीदवारों को पूरा वक्त जो है लोगों के बीच में जाने का कांग्रेस देती है, ये भी देखना होगा। जी, अब देखिए दोनों ही बातें हैं। अगर देर से सूची आती है तो उम्मीदवारों के लिए ये बड़ी बात है कि आम जनता के बीच जाना है, प्रचार करना है। दूसरी बात है अगर देर से लिस्ट आती है तो जाहिर सी बात है ये प्रभाव तो होगा। लेकिन अब बची हुई लिस्ट को लेकर, यानी कि बचे हुए नामों को लेकर पार्टी के सामने कितनी चुनौती है, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर ज्यादा पेच फंसता नजर आता है? देखिए बिल्कुल 2,500 से अधिक आवेदन कांग्रेस के पास आए हैं, और कई जगह अगर हम बात करें दर्जन भर उम्मीदवार से भी अधिक की संख्या जो है वो देखने के लिए मिल रही है। 20 से अधिक भी उम्मीदवार जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं कुछ सीटों पर। तो अभी तक जो सूची जारी की है उसमें 28 तो सिटिंग विधायक है, एक प्रदेश अध्यक्ष है, 29 तो ऐसे जो नेता हैं जिनको ये मान करके चला जा रहा था कि टिकट दी ही जाएगी, और कोई बहुत बड़ा विरोध जो है वो सिटिंग विधायक के खिलाफ आमतौर पर इस प्रकार से देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलता, कुछ एक अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो। अब जो बची हुई सीटें हैं, उन बची हुई सीटों पर कहीं भी ये कह सकते हैं कि कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए, 10-15 सीटों को और छोड़ दिया जाए, जिन पर किसी उम्मीदवार ने पूरी ताकत से कई लंबे समय से तैयारी कर रखी है। उसके अलावा जो तमाम सीटें हैं उन पर ये कह सकते हैं कि 3 से 4 दावेदार तो ऐसे हैं जो अपने आप की टिकट जो है वो पक्का मान रहे हैं, और कुछ लोग इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि पहले टिकट अनाउंस हो जाए, उसके बाद लोगों के बीच में जाएंगे। तो इसलिए अब नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर है, सोशल मीडिया पर है उन लोगों की, और एआईसीसी से जुड़े सूत्रों पर या फिर अपने जो लोग हैं उनके साथ है कि पहले टिकट अनाउंस हो जाए, उसके बाद लोगों के बीच में जाया जाएगा। और अब ये देखना है कि कांग्रेस किस तरीके की स्ट्रैटेजी पर अपना रुख अख्तियार करती है। बिल्कुल देखना होगा कि बची हुई सीटों को लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि अभी तक बड़ा ही सधा हुआ सा पूरा मामला, क्योंकि सिटिंग एमएलए को ज्यादा टिकट दिया गया है और बची हुई सीटों पर ज्यादा निगाहें रहेंगी। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने पूरे विस्तार से जानकारी दी है, एक तरह से खंगाल दिया है पूरी लिस्ट को। बढ़ते हैं खबरों में आगे। शिमला से संजौली कथित अवैध मस्जिद का ये मामला है और आज एमसी कोर्ट में पूरी इसको लेकर सुनवाई महत्वपूर्ण रहने वाली है। एमसी आयुक्त की कोर्ट में मामला लगा के विधानसभा में ये मसला उठ चुका है। संजौली मस्जिद विवाद, हिंदू संगठनों ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया है। आज सुनवाई का दिन रखेगा और सबकी नजरें सुनवाई पर रहेंगी। इधर आपको ये भी बता दें, विधानसभा में मसला पहुंचा, हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए। इधर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बड़ी बात यह है, सीएम कह चुके हैं, पूरा सत्ता पक्ष कह चुका है, जो भी कार्रवाई होगी कानून के दायरे में होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख हम कर रखे हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप का। प्रदीप, जिस तरह से कथित अवैध मस्जिद का ये मामला अब कोर्ट पहुंच रहा है, क्या कुछ इस पूरे मसले पर नजर आता है? सियासत खूब हो रखी है, सड़कों पर लोग उतरे हैं, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में अमूमन देखा ही जाता है जब कोई मामला कोर्ट जाता है पहले मीडिया ट्रायल हो जाता है। इस पूरे मसले में क्या कुछ? बिल्कुल देखिए, अगर इस मस्जिद जो विवाद मामला चल रहा है इसकी बात की जाए तो 2010 से ये मामला एमसी कोर्ट में चल रहा है और अब तक 44 जो सुनवाई है इसमें हो चुकी है, लेकिन इसमें फैसला कुछ नहीं हुआ था क्योंकि अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये शिकायतें हुई तो इसमें मंजिल दर मंजिल बनती गई और ये लगभग 4 मंजिला मस्जिद बन गई है। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। दरअसल पहले शिमला में एक झगड़ा हुआ, जो समुदाय के लड़के हैं उनके बीच में, उसमें उनके बीच में जब झगड़ा होता है फिर ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा और फिर ये साथ संजौली पर, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही विरोध जताया जा रहा था कि अवैध तरीके से यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है और जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पर नए लोग आए हैं, कुछ लोग तो पुराने हैं जिनको लोकल लोग भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नए आए हैं और उन लोगों की आइडेंटिटी को लेकर सवाल उठाए गए यहाँ पर हिंदू समाज के लोगों की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से, और फिर ये मामला तूल पकड़ता गया और जब ये झगड़े का विवाद बड़ा हुआ तो फिर ये संजौली का विवाद शुरू उसके साथ हो गया और ये एक बड़ा मामला बन गया। अभी भी बात की जाए तो हमने देखा कि मानसून सत्र के दौरान भी संजौली में भी प्रोटेस्ट होता है और उसके साथ साथ चौड़ा मैदान में भी प्रोटेस्ट होता है। उसमें खुद कैबिनेट मंत्री अनुज सिंह उस में शामिल होने चले जाते हैं और
साफ तौर पर उन्होंने सदन में ये बात कही कि ये अवैध है और कितना हिस्सा इसका अवैध है, पूरा आंकड़ा उसमें सदन में उन्होंने इसका दिया। और ये कहा कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं, हम ये नहीं कहते हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि वहां पर जो एक्टिविटीज हैं, जो अवैध काम हुआ है और जिन लोगों के द्वारा किया गया है वो संदेहास्पद हैं। इसलिए हम ये मांग उठा रहे हैं कि इस मस्जिद की जो है वो जो मस्जिद बनाई गई है उसके जो अवैध निर्माण हुआ है उसको तोड़ा जाना चाहिए। ये सारा विषय उठा, उसके ऊपर सदन के भीतर भी अपनी अपनी बातें सबने कही हैं, लेकिन आज इस मामले को लेकर एमसी कोर्ट में सुनवाई होनी है और 10:30 बजे कोर्ट लगेगी। 13वें नंबर पर ये केस है और उसमें देखना ये होगा कि एमसी कोर्ट आज इस पर क्या फैसला करती है। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा प्रदीप। इधर सुक्खू सरकार को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मिल गया है पूरा मौका, क्योंकि सरकार ले रही है कर्ज एक बार फिर। 700 करोड़ का कर्ज लेने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। वित्त विभाग ने अधिसूचना इसको लेकर जारी की। 15 साल के लिए कर्ज लिया जा रहा है। 10 सितंबर को कर्ज को लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी होंगी तो 11 सितंबर को सरकार के खाते में धनराशि भी आ जाएगी। और ये वो मामला है जो काफी समय से विपक्ष उठाता रहा है कि सरकार बार बार कर्ज ले रही है। रुक करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप का। प्रदीप, कर्ज हिमाचल की सियासत में एक बड़ा विषय हमेशा से रहा है, लेकिन अब सुक्खू सरकार का एक और कर्ज लेना, विपक्ष को एक मौका मिल रहा है, लेकिन सरकार का क्या कुछ कहना है? और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सीएम ने कहा था कि हम पटरी पर आने का काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे में कर्ज लेने को लेकर सवाल उठने स्वाभाविक है। तो देखिए, बाकायदा वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और 10 सितंबर को जो कर्ज से संबंधित औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मुंबई शाखा है वहां से ये लोन लिया जा रहा है। 15 साल का ये टेन्योर है और जो निर्धारित ब्याज दर है उसके ऊपर ये लोन लिया जा रहा है। 700 करोड़ रुपए का ये कुल मिलाकर लोन है। लेकिन सवाल बार फिर उठ रहा है कि आखिर कर्ज को लेकर पिछली सरकार को कोसा जा रहा है, लेकिन खुद कर्ज की राह पर ही सरकार चली हुई है, कर्ज लेने से पीछे नहीं हट रही है। और कर्ज लो घी पियो जबकि जो कहावत है उसको चरितार्थ हिमाचल में किया जा रहा है। हालांकि कर्ज को लेकर सियासत पहले से ही हिमाचल में होती आई है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन ये सरकार इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इनका कहना है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, पूर्व सरकारों ने ज्यादा कर्जा लिया है। और इस बार भी जिस तरह की परिस्थिति हिमाचल में बनी, वित्तीय स्थिति जो है वो डगमगाई, कर्मचारियों की सैलरी देरी से आई और उसको लेकर भी सरकार को घेरा गया। कर्मचारियों की तरफ से भी, विपक्ष ने भी घेरा। और डीए एरियर को लेकर, यानी महंगाई भत्ता और एरियर की जो किस्त अभी दी जानी है, पेंडिंग है अभी 2016 से लेकर अब तक का कर्मचारियों का जो एरियर है। हिमाचल हाईकोर्ट भी कर्मचारियों के पक्ष में पहले ही फैसला सुना चुका है, लेकिन इस बीच नए सिरे से कर्ज लिया जा रहा है। और अब तक अगर बात की जाए, जो विधानसभा में भी जानकारी दी गई है एक सवाल के लिखित जवाब में, और उसमें ये कहा गया है कि 21,500 करोड़ रुपए शुद्ध ऋण जो राज्य सरकार ने वो 20 महीने में लिया है, उसमें से लगभग 5 से 6 हजार करोड़ का ऋण जो है वो लौटाया भी गया है। यानी जो पुराना ऋण होता है उसकी किस्तें चुकानी पड़ती है, जैसे ही उसका टर्म पूरा होता है तो उसमें 5 से 6 हजार करोड़ उसमें लगा है और शुद्ध ऋण फिर 15,000 करोड़ बनता है, जो इस सरकार का हम कह सकते हैं, जो सरकार ने दावा किया है। हालांकि 21,500 करोड़ का कर्जा, नया कर्जा लिया गया है 20 महीनों में सरकार की तरफ से। तो इस पर सरकार को अब घेरा जा रहा है कि आखिर आप भी कर्ज की राह पर ही चल रहे हैं और ये तर्क दिया जा रहा है कि विकास के कामों के लिए हम इस कर्ज को ले रहे हैं। और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर आपने विकास के कामों के लिए कर्ज लिया तो वो संस्थान बंद किए, नए संस्थान तो आपने खोले नहीं, तो कहाँ वो प्रयोग हो रहा है कर्ज? तो इस पर अब पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में और तेजी होती हुई दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सियासत में कर्ज का मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा होगा। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हिमाचल की सियासत में कर्ज एक बड़ा मुद्दा है और इसी के साथ ही खबर की तह तक में बस इतना की।